Good evening, students. This is हिमांशु राज श्रीवास्तव. वेलकम टू सुधाकर सर क्लासेस. आज हम इस लेक्चर में हेरिडिटी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. हेरिडिटी. हेरिडिटी को समझने से पहले आप इस फिगर को देखिए. ठीक, ध्यान से देखिए इस फिगर और अपने आप को देखिए. अपने आप को ऑब्जर्व करिए, समझिए कि आप अपने घर में पेरेंट्स की तरह हैं, कुछ क्वालिटीज़ लेके आए हैं या कुछ डिफरेंसेस भी है. दोनों चीज़ आप पाएंगे अपने अंदर कि कुछ डिफरेंसेस भी हैं और कुछ क्वालिटीज़ आपकी हो सकता है पेरेंट्स से सिमिलर भी हैं. यहाँ पे देखिए एग्जांपल, जैसे देखिए हेयर कर्ली हैं. मॉम के हेयर कर्ली थे, फादर के कैसे हैं. तो देखो यहाँ पे आ गया हेयर कर्ली हेयर. ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली जो क्वालिटी थी ये इसमें डॉटर में इनके आ गई. और एक डॉटर का आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट है. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंसेस हो गया मम्मा से. और फादर से इनका क्या हो गया, सिमिलर. हो सकता है कि फादर का ऐसा रहा हो, इस टाइम तो नहीं है लेकिन हो सकता है रहा हो. तो आप ऐसे देख सकते हैं अपने आप को भी. ठीक, अपने आप को देखिए. देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके हेयर या आपकी आईज या आपका स्किन का टोन कुछ भी हो सकता है पेरेंट्स से ही मिल रहा हो सकता है आपकी आईज फादर से मिल रही हो सकता है आपकी आईज मदर से मिल रही हो, या हो सकता है दोनों से ना मिल रही हो. इट मीन्स कि हमारे अंदर पेरेंट्स की क्वालिटीज़ आती हैं और आने के बाद वो क्वालिटीज़ क्या होती हैं, दिखाई देंगी. और कभी कभी होता है नहीं भी दिखाई देंगी. बट कुछ मतलब जो साइंटिस्ट ने हेरिडिटी के बारे में हमको आपको बताया है, उनका ये कहना था, उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं, उनके बारे में अभी हम लेक्चर में पढ़ने ही वाले हैं. उन्होंने जब प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको ये दिखा कि जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में यानी कि सन और डॉटर में या नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं. बट कौन सी शो अप होगी कौन सी शो अप नहीं, ये डिसाइड नहीं कर सकते. ये हम नहीं कह सकते कि हम मदर का हेयर अच्छा है तो वही क्वालिटी लेके आएंगे, नहीं. फादर का भी क्वालिटी आप लेके आ सकते हैं. ठीक, अब एग्जाम्पल में आप यहाँ देख रहे हैं कर्ली हेयर मदर के हैं तो इनके पास मदर का हेयर आ गया. हो सकता है फादर के स्ट्रेट हेयर रहे हो और वो आ गया. कुछ आईज हैं ऐसी, कुछ स्किन का टोन है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पेरेंट्स से मिलती हैं. अब इनके बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में कि ये होता कैसे है. ठीक, तो अब हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी. ठीक, अब हेरिडिटी को समझ लिया आपने, मेरी बातों से शायद आपको समझ में आया होगा कि आप अपने पेरेंट जैसे दिखते हो. क्यों, क्योंकि हम आप पेरेंट से ही मिलके बने हैं, तो इसीलिए हमारी क्वालिटीज़ उनसे ही आती हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. अब हेरिडिटी की यहाँ पे देखो डिफिनेशन लिखी हुई है. डिफिनेशन तो आप पढ़ ही लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे. पर हम बुक की लैंग्वेज या इस डिफिनेशन पे जाने से पहले हम नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल तरीके से हेरिडिटी को समझते हैं. यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक. ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है जो कैरेक्टर्स यानी कि जो क्वालिटीज़ यानी कि ट्रेड्स. तीन वर्ड का यूज़ आप करेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा. हमको आपको तीन वर्ड्स मिल सकते हैं, या तो कैरेक्टरिस्टिक मिल सकते हैं, क्वालिटीज़ आप जान ही रहे, और साथ में आपको ट्रेड्स याद रखने हैं. क्योंकि हम जब बायो पढ़ते हैं तो बायो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हैं ट्रेड वर्ड से. ठीक है, अब उसके बाद देखो लिखा हुआ है रिसेम्बल्स, जो डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है उन पे ध्यान दो. और डिफरेंसेस, इसका मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगी और कुछ डिफरेंसेस होगा. एग्जाम्पल ले लो मेरा ही. ठीक, हम क्या है, हमारी आईज हमारी मम्मा से मिली हमको, हमारा जो स्किन का टोन है वो हमारे फादर से हमको मिल गया. तो दोनों लोगों के मिक्सअप से ही बने हैं हम. और हमारे अंदर पेरेंट्स की क्वालिटीज़ हैं. लेकिन क्या हम पूरी तरह से अपनी मदर की तरह हैं या पूरी तरह से अपने फादर की तरह हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ हमने डिफरेंसेस भी रखा हुआ है अपनी स्किन में, अपनी सेल में, इसीलिए हम उनसे थोड़ा सा अलग हैं. अब हमारी बात मतलब हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी यानी कि मेरे ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे, कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर से लेंगे. हो सकता है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी मेरे फादर और मदर की क्वालिटी भी लेके आ जाए. तो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ पहुँचेगी कैसे, वो हमारे थ्रू तो जाएगी, वो डायरेक्ट तो नहीं जा रही है.
इसका मतलब क्या हुआ, सारी क्वालिटीज मेरे अंदर आई, शो कुछ हुई, कुछ नहीं हुई। तो जो नहीं हुई तो फिर हमको वो थोड़ा सा उनसे अलग बनाई, और हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें हो सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक दिख जाए, तो वहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो जाएगी। इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं ट्रेड्स, और हम इसी चीज को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। क्लियर है? अब डिफिनेशन आप पढ़ सकते हैं आराम से, देखिए बहुत हार्ड लैंग्वेज में नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, आप याद कर लीजिए। हेरिडिटी इज द मैकेनिज्म by which characteristics resemble and difference are passed down from one generation to next generation। ठीक, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव कर रहे हैं ट्रेड्स, और वो उसी प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दे दिया हेरिडिटी। क्लियर है? अब हेरिडिटी का रीजन है ना, अब जैसे मान लो ये मैसेज, ये नॉलेज हम कन्वे आप तक कर रहे हैं कि हेरिडिटी होती क्या है, तो सुधाकर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है आपका, ये एक मीडियम बन गया ना, इसके थ्रू हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। इसके पहले तो आप नहीं जान रहे थे हमको ना, तो हम आप तक पहुंचे कैसे, तो मीडियम कौन बना, सुधाकर सर क्लासेस, और यूट्यूब बना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा मैसेज, हमारी नॉलेज आप तक पहुंच पा रही है। और यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज हमको चाहिए, आपको चाहिए, जिससे हम उस चीज को, किसी भी चीज को पहुंचा सकें दूसरी जगह। ठीक, एक मीडियम होना बहुत जरूरी है। तो मीडियम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीडियम है जीन। कौन है मीडियम, जीन है। देखिए यहाँ पे येलो कलर से जीन लिखा हुआ है, और जीन के आगे क्या लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट का मतलब आप समझ रहे हैं, यूनिट का मतलब हुआ कि कोई ना कोई रीजन ऐसा है जो हमें इन ट्रेड्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ले जाने में हेल्प कर रहा है, और उसी यूनिट का नाम क्या रखा हमने, जीन। ठीक है? जीन मिलेगा कहाँ आपको, तो जीन मिलेगा डीएनए में, डीएनए मिलेगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मिलेगा सेल में, और सेल मिलेगी हमारे आपके अंदर। ठीक है? तो ये है हमारा जीन। जीन का मीन्स क्या हो गया, जीन का मीन्स है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। देखो ये वर्ड याद रखना आप, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इट मीन्स जब हम बात करेंगे कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रेड्स मूव कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक मूव हो रही है, तो वो रीजन क्या है, वो रीजन है, वो कौन लेके जा रहा है, वो है जीन। और देखो एक वर्ड लिखा हुआ है जेनेटिक्स। अब साइंस की हर ब्रांच में हम लोग अलग अलग चीज की स्टडी करते हैं ना, एग्जाम्पल बायोलॉजी ले लो, तो बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं अपने, और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जिसमें हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। देखो क्या लिखा है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम आप क्या करते हैं, हेरिडिटी को पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, बढ़िया है, आपको समझ में आया होगा। अब बहुत आराम से आप अपने आप को देखिए और समझिए। ठीक, एग्जाम्पल मैंने अपना दिया, आप अपना लेके देखिए कि आप पेरेंट्स से बने तो हो, लेकिन किस पेरेंट्स की ज़्यादा क्वालिटीज़ लेके आए हो, फादर की या मदर की। ठीक, चलो उसको आप देखना, देखने के बाद आपका क्या होगा, आपको समझ में आएगा चीज़ें। देखो यहाँ पे ये फिगर यही आपको समझा रहा है कि क्या होता है, जब हम पेरेंट्स से मिलके बन रहे होते हैं तो आधी क्वालिटीज़ या मोस्टली क्वालिटीज़ हमको पेरेंट्स से ही तो मिलेंगी भाई, कोई बाहर से तो क्वालिटीज़ नहीं आ रही है ना। बट डीएनए जो होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं करता है, तो एग्जैक्ट जब कॉपी नहीं हो रही तो कुछ वेरिएशन भी आएगा, और वही वेरिएशन एवोल्यूशन का रीज़न बनता है। इसलिए देखो हर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन से बहुत सारे डिफरेंसेस लेके आती है और बेटर होती है, कभी ना कभी कुछ बेटर लेके आती है, कुछ डिजीज़ भी लेके आती है, नुकसान भी होता है। तो हेरिडिटी का मतलब ट्रेड्स कैरेक्टर्स अच्छे वाले तो आ ही रहे हैं, साथ में डिजीज़ भी आ जा रही है, तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक का क्या हो रहा है, मूवमेंट चल रहा है। ठीक है? अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाती हैं दूसरे जनरेशन में, उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। ठीक, दो टाइप के ट्रेड्स हमारे आपके अंदर होते हैं, जैसे एक्वायर्ड और दूसरा इनहेरिटेड। एक्वायर्ड्स वो होते हैं जिसको हम डेवलप करते हैं खुद से। जैसे एग्जांपल, हम बायोलॉजी के टीचर हैं, ठीक है, अब बायोलॉजी हमने क्या किया, डेवलप किया ना, पैदा होते मान तो आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा दी है ना। ठीक है? या ऐसा तो है नहीं कि अब ये बायोलॉजी वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे बच्चे में अपने आप चला जाएगा। ठीक है? अब बच्चे होंगे,
बच्चे के अंदर ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा है तो वो बायोलॉजी ही पढ़ाएगा और उसके अंदर बायोलॉजी की सारी क्वालिटीज पहले से आ जाएंगी, सारी नॉलेज नहीं। ये क्वालिटी हमने डेवलप करी है ना, हमने आपको पढ़ाने के लिए ये चीज़ डेवलप किया है। तो जब डेवलप किया है तो ये क्वालिटीज़, ये ट्रेट कहलाएंगे एक्वायर्ड। ठीक है, अब एक्वायर्ड है तो ये हमारे बच्चों में नहीं जाएगा, हमारे ऑफस्प्रिंग में, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं जाएंगी। लेकिन देखो मेरे स्किन को देखो, मेरे हेयर को देखो, स्ट्रेट है, ठीक है, सिंपल हेयर है, स्ट्रेट है। अब मेरे आईज का कलर है ब्लैक, ठीक, आईज छोटी है, तो ये क्या है, अब ये कैरेक्टर्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो अगर मेरे बच्चे के अंदर छोटी आंख हो जा रही है, मान लो मेरी वाइफ की आईज बड़ी बड़ी है, तो लेकिन मेरे जो बच्चे हो रहे हैं उनमें मेरी आइज गई, मेरी क्वालिटी गई, तो उनकी आंख छोटी हो जाएगी। मेरी वाइफ की गई तो ठीक है। मेरे हेयर स्ट्रेट है, हो सकता है मेरी वाइफ के कर्ली हेयर हो, कर्ली हेयर क्या होगा, ठीक, अब कर्ली हेयर हो सकता है वो मूव कर जाए दूसरे जनरेशन में, तो बच्चों के कर्ली हेयर हो जाएंगे। हो सकता है मैं थोड़ा सा सांवला हूँ और मेरे बच्चे गोरे हो जाएं, इट मीन्स मेरी वाइफ हो सकता है गोरी हो, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक वहाँ चला जाएगा। इस तरह से क्या होगा, मूव करेंगे ट्रेट्स, और इन्हीं ट्रेट्स को कहते हैं, जो क्वालिटीज़ पेरेंट्स से ऑस्परिंग्स में जाती हैं ना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, उनको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्लियर, दोनों चीज़ समझ। अब हमने राइट हैंड से लिखना शुरू किया, ठीक, अब ऐसा नहीं मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो लेफ्ट से नहीं लिखेगा, वो राइट से लिखेगा, नहीं। हाँ, ज़्यादातर ऐसा हो जाता है, लेकिन ये इसलिए नहीं होता है कि हम राइट हैं हमारा बच्चा भी राइट होगा, नहीं, दोनों हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट्स है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक, इनके चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। देखो जैसे एलिल है, एलिल की डिफिनेशन आप देख लो, वहीं से आप समझ जाओगे, आप बहुत समझदार बच्चे हो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बिल्कुल कहानी की तरह समझा करिए। बायो के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप कहानी की तरह अगर सुनोगे ना तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, और रिलेट अगर आप अपनी लाइफ से कर लेते हो ना तो बायोलॉजी टफ है ही नहीं, बस वर्ड्स टफ होते हैं। बायोलॉजी वाले क्या करते हैं, अदर साइड को डराने के लिए सिंपल टर्म्स यूज नहीं करते हैं, हार्ड टर्म्स, डिफिकल्ट, उनका मीनिंग आप देखने जाओगे तो सिंपल ही रहेगा, लेकिन वो दूसरे ट्रेड्स, दूसरे साइड वालों को डरवाने के लिए इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, एलिल, क्या लिखा है, एलिल, ठीक है, एलिल लिखा हुआ है। एलिल का मतलब देखो क्या है, डिफिनेशन पढ़ो वहां से, वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन और डीएनए सीक्वेंस कैन एग्जिस्ट एज अ सिंगल लोकस। यानी कि जो जीन है, ठीक है, वो सिंगल की बात जब करते हैं तो एलिल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप में मान लो एक्स एक्स है, कुछ में एक्स वाई होगा, बॉयज भी तो देख रहे हैं मेरा वीडियो, गर्ल्स भी देख रही हैं, तो दोनों के अंदर ये, तो जब हम एक की बात करेंगे तो वह एलिल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्रोमोजोम, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये लोग तो जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब ये भी मूव करते हैं ना। ह्यूमंस में 46 होते हैं, ठीक, बाकी सब में भी होते हैं क्रोमोजोम। इनका शेप कैसा होता है, रॉड शेप है, ठीक है, और कहाँ मिलेंगे आपको, न्यूक्लियस में मिलेंगे, और यही कैरी करते हैं किसको, जीन्स को। ध्यान रखना, यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, जीन, और जीन को कैरी कौन कर रहा है, जीन को कैरी कर रहे हैं हमारे क्रोमोजोम्स। क्लियर है। उसके बाद देखो डी, और देखो यही डीएनए को भी क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। डीएनए ही क्या करते हैं, नई सेल बनाते हैं रिकम्बाइंड होके, और इस तरह से क्या होता है, एक जीन का, सॉरी, एक डीएनए का हिस्सा पेरेंट से आता है और वो हिस्सा कॉपी करता है अपने आप को, और दूसरा फिर बच्चे में बनता है। इसीलिए हम लोग सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी हैं, यानी वेरिएशन भी है हमारे अंदर और सिमिलरिटीज भी हैं। उसके बाद देखो जीन तो अभी हमने पढ़ ही लिया, जीन का नाम है यूनिट। यूनिट क्या करता है, देखो इनसाइड द सेल कंट्रोल द लिविंग विल बी लाइक, जी देखो आ गया ना, जीन आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, ये लेके जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया था, क्या बोला गया था, फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पॉलिनेशन के बारे में क्यों बताया आपको, ठीक, पॉलिनेशन के बारे में इसलिए बताया क्योंकि जब अभी हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी की डिस्कवरी कैसे हुई, हेरिडिटी के बारे में हमको आपको कैसे नॉलेज हुई, कि साइंटिस्ट ने कैसे किया, कुछ एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा ना, बिना एक्सपेरिमेंट के तो साइंटिस्ट कुछ बताते नहीं है, तो उसको जब तक प्रूफ नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने पॉलिनेशन भी आपको बता दिया। तो
पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा, मेल एंथर, मेल एंथर यानी फ्लावर की हम लोग बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। मेल एंथर कहाँ पे पहुंच गया, फीमेल स्टिग्मा तक, बस सिंपल सा याद रखना है। बाकी इसके बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन्स क्या हुआ, मूव किया, यानी कि मेल एंथर कहाँ तक पहुँचेगा, फीमेल तक। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन होता है दो टाइप का, ठीक है। फर्स्ट क्रॉस, सेकेंड सेल्फ। देखो क्रॉस का मतलब ये होता है, क्रॉस का मतलब ऐसे समझ लो कि शादी आपकी हो रही है, ठीक, आपकी होगी, बहुत टाइम लगेगा पर होगी तो है ही। तो शादी का मतलब है कि शादी हो रही है बाहर, लोकल नहीं हो रही है, शादी हो रही है बाहर। और सेल्फ का मतलब होता है शादी हो रही है कहाँ पे, शादी हो रही है मोहल्ले में ही या वहीं पे, ठीक, लोकल। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब आप ऐसे समझो कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है कि जब एक ही प्लांट का फ्लावर होगा, उसी का मेल उसी का फीमेल, तब तो ये कहलाएगा आपका सेल्फ। और क्रॉस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होंगे, ठीक है। जब डिफरेंट प्लांट्स होंगे, डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, तो एक का फीमेल दूसरे के फीमेल से यूज होगा, तब उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस। और सेल्फ का मतलब उसी फ्लावर, सॉरी उसी प्लांट का फ्लावर भी मेल भी होगा, उसी प्लांट का फ्लावर फीमेल भी होगा, ठीक है। बस इसके बारे में भी बाकी डिटेल हम लोग चैप्टर रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे बात आ जाती है किसकी, ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, पढ़े कैसे, कैसे पता चला हमें कि जेनेटिक या हेरिडिटी कुछ होता है। तो एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, गार्डन पी पे। और उसके बाद इन्होंने बताया हेरिडिटी के बारे में पूरे सोसाइटी को, ठीक है। अब इनकी वजह से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इस चैप्टर से आपके नंबर कट रहे हैं तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा। अब ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कोई ज़्यादा यूज़ तो है नहीं, लेकिन आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, याद रखिएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर का मतलब आप जानते ही है ना, फादर का मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ से स्टार्टअप हुई है। यानी कि हेरिडिटी की स्टार्टअप किसने किया था, हेरिडिटी की स्टार्टिंग किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने पी प्लांट लिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक। एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने नॉलेज से, एब्जॉर्वेशन से जितनी भी चीज़ें इन्होंने देखी उसी को बताया। और हमको आपको किसके बारे में पता चल गया, हेरिडिटी के बारे में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो इनके बारे में बस आप जान लीजिए कि ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में भैया, सिंपल सा याद रखिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब चलो आगे देखो, नेक्स्ट। यहाँ पे बात उठती है कि इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करने की सोची, ठीक, क्या सोचा कि आज हम भैया अब एक्सपेरिमेंट करेंगे और दुनिया को बताएंगे किसके बारे में, पी प्लांट के बारे में। तो जब इन्होंने पी प्लांट के बारे में लोगों को बताया, सॉरी हेरिडिटी के बारे में सोचा एक्सपेरिमेंट करने की कि कैसे जाना जाए, तो इन्होंने लिया गार्डन पी। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम याद रखिएगा, पाइसम सटाइवम। कभी कभी एग्जामर आपसे गार्डन पी नहीं बोलेंगे तो पाइसम सटाइवम बोल देंगे, कभी पाइसम सटाइवम ना बोल के पी गार्डन पी बोल देंगे। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से चीज़ों को समझना है। आप बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे ना इस वीडियो को, तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको बुकिश, देखो पहली चीज़ तो मैं बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक की तो लैंग्वेज हम रटा ही लेंगे, आप रट ही लोगे। लेकिन हमको अगर वो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में क्लियर हो गया, तो हम इतने तो नॉलेजफुल हैं ही कि हम सेंटेंस बना के उस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे ना। इसलिए हमें पहले समझना है टॉपिक्स को। तो इन्होंने प्लांट लिया, तो बहुत सारे प्लांट ले सकते थे। सोचो अगर ये मैंगो ट्री पे करते, तो मैंगो ट्री मिनिमम 3 से 5 साल पे आता है फ्रूट्स उसमें। तो इनको अगर ये स्पीसीज देखते तो 2 ही 3 4 5 10 कितनी देख पाते भाई। इमॉर्टल तो है नहीं ना ग्रेगर जॉन मेंडल, कि नहीं इच्छा मृत्यु का वरदान है और मरेंगे ही नहीं जब तक एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं कर लेंगे, तो ऐसा तो था नहीं इनके साथ।
इनके साथ था कि ये भी मरेंगे, तो मरने से पहले इनको हेरिडिटी के बारे में बताते, तो इन्होंने ये सोचा कि ऐसा कोई प्लांट लिया जाए जो इजी तो मिल ही जाए लेकिन उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल भी हो, रिजल्ट जल्दी मिल जाए। तभी तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, 1000 शायद कहीं पे लिखा है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन शायद कहीं पे लिखा, कहीं पे है कि 21,000 प्लस स्पीसीज इन्होंने देखी है पी प्लांट की, तब जाके इन्होंने क्या किया है, अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लोगों को बताया, यानी हेरिडिटी को बताया। अब देखिए कि क्वेश्चन एक बन गया, देखो वाई ही सेलेक्टेड गार्डन पी, क्यों इन्होंने गार्डन पी ही सेलेक्ट किया, तो उसका रीज़न क्या है, पहला रीज़न क्या देख रहे हैं आप, पहला रीज़न है हमारा ड्यू टू देयर इजी गेट। अब देखो अगर आपको कोई टास्क मिलता है या आपको कोई होमवर्क मिला या कोई ऐसी चीज़ मिली कि करके आना है कल ही कल, तो आप वो, और उसमें आपको नंबर भी मिलना है, तो क्या करेंगे लोग, हम पहले वो चीज़ देखते हैं जो हमको ईजी वे में मिल जाए ना, जो आसानी से मिल जाए उस पर ही हम काम करेंगे। अब जैसे आपको पता है कि सुधाकर सर क्लासेस में आपको सारे टॉपिक्स मिल जा रहे हैं, तो आप तुरंत सुधाकर सर क्लासेस चैनल को देखोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, वीडियो शेयर भी करोगे अगर पसंद आएगा तो, ठीक है, नहीं किया है कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू देयर इजीली डिटेक्टेबल, बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है, सीज़न है, बगल बगल फील्ड वगैरह है, तुरंत आप जाइए देख सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट में कोई दिक्कत है नहीं आपको, फर्स्ट क्लियर हो गया आपका। सेकेंड देखो कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स, इनके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जब हमको कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बतानी हो, जैसे देखो इस किसी स्लाइड को अगर हमको बनाना हो तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से जब बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस टॉपिक की बात। अब देखो ये वाइट से लिखा है तो हमने क्या किया, ग्रीन से राउंड कर दिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि किस टॉपिक की बात कर रहे हैं हिमांशु सर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को लिया, तो मटर यानी कि गार्डन पी के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं। तो आसानी हो गई हेरिडिटी को समझना, पहले जब समझेंगे तभी तो समझाएंगे ना, तो पहले समझना था तो इजी वे में समझ गए, तो फिर समझाना तो आसान हो ही जाता, जब आपको कुछ चीज़ समझ में आ गई है तो आप समझा तो लोगे ही ना। फिर देखो थर्ड टॉपिक क्या है, देखो थर्ड टॉपिक है शॉर्ट लाइफ साइकिल। देखो ये 1 ईयर प्लांट होता है, आपको पता होगा, मटर तो खाए होगे यार सब लोग, खाए हो कि नहीं, अभी सीजन चल ही रहा है। तो मटर में आपने देखा होगा कि मटर 1 साल का सीजन रहता है, ठीक है, इधर मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती है और उसके बाद आपका फरवरी मार्च तक चलता है, ख़त्म हो जाता है, यानी 1 साल के अंदर अंदर इनका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो जब शॉर्ट लाइफ साइकिल है, जैसे देखो अब ह्यूमंस पे करते हैं वो, ह्यूमंस पे ऑफस्प्रिंग आने में कितना टाइम लगेगा, 20 साल तो लगेंगे ना, बाल विवाह तो होता नहीं है कि जल्दी हो जाएगा, तो 20 साल तो लगेंगे ही ना, मिनिमम मानते हैं कि 15 से 20 साल तो लगेगा, तो इतनी तो एज है ही नहीं, 2 ही 3 देख पाते, फिर उसमें रिजल्ट सॉरी सही से दे पाते कि नहीं दे पाते, तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट लाइफ साइकिल वाले प्लांट को चुना जो है गार्डन पी पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट देखो लास्ट टॉप पॉइंट क्या है, बाईसेक्सुअल प्लांट है। अब देखो बाईसेक्सुअल का क्या मतलब होता है, देखो बाईसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि इसमें मेल फीमेल एक ही में है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो प्लांट, और यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही में, तो बहुत इजी हो गया इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराना भी, और सेल्फ पॉलिनेशन तो इनमें होता ही है, मतलब सेल्फ भी हो रहा है क्रॉस भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से ये क्वालिटीज़ उन्होंने देखी और इसीलिए उन्होंने चुना, किसको चूज़ किया, पाइसम सटाइवम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो उनका सिलेक्शन का हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद देखो वो कैरेक्टर्स थे क्या क्या, तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, एक है, ठीक है, 2 3 4 5, पॉड कलर हो गया, पॉड शेप हो गया, फ्लावर कलर हो गया, ठीक है, फ्लावर कलर हो गया, सीड कलर हो गया, सीड शेप हो गया, फ्लावर की हाइट हो गई, फ्लावर का पोजीशन हो गया, इतने सारे कैरेक्टर्स लिए, तो टोटल कितने कैरेक्टर्स बन रहे हैं, चलो देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। पहला है सीड, सॉरी, पहला है सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, फ्लावर पोजीशन 7, फ्लावर सॉरी प्लांट हाइट। हर जगह आप देख रहे होगे 2 2 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे, ठीक है,
तो एक इनके पास जब इन्होंने पॉड शेप, सॉरी एक कोई भी ले लेते हैं, चलो इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से मेरा हाथ आसानी से पहुंच जा रहा है, इसलिए उन्होंने देखो प्लांट की हाइट लिया, तो हाइट में एक लिया उन्होंने टॉल, कौन सा लिया, टॉल, ठीक है दिख रहा है। चलो दूसरा कलर ले लें आपके लिए, चलो दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। उन्होंने क्या लिया, एक तो उन्होंने लिया टॉल, अब क्लियर है, चलो दूसरा उन्होंने लिया डॉर्फ, डॉर्फ को एक शॉर्ट भी बोल सकते हो आप, डॉर्फ भी बोल सकते हो, डॉर्फ का मतलब छोटा, यानी ऐसे करेक्टर्स लिए, देखो सब में दो दो करेक्टर्स हैं। अभी इसमें देखो आप लिखा दिख रहा होगा आपको डोमिनेंट और रेसेसिव, अभी इनको हम समझेंगे, ठीक। अभी आप जान लो कि उन्होंने कितने करेक्टरिस्टिक्स लिए थे, 7 कलर, और सॉरी 7 कैरेक्टरिस्टिक लिए, उसमें दो दो टाइप लिया। जैसे जब उन्होंने पॉड का कलर लिया तो उन्होंने ग्रीन लिया और दूसरा लिया येलो, ठीक है, क्या लिया, ग्रीन और येलो। इस तरह से क्या किया उन्होंने, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए और उनमें क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, जो भी उनका मन किया उस तरह से उन्होंने नए नए प्लांट्स बनाए और हेरिडिटी को हमको आपको समझा दिया, इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब देखो आगे, उसके बाद देखो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ उनको मिला और क्या चीज़ उन्होंने हमको समझाया, वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको कहानी की तरह आप सुन लो, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, पढ़ लो एग्जाम में नहीं, बस सुनना है आप। देखो जब उन्होंने क्या किया, ब्रीडिंग्स देखी, इस क्या देखी, स्पीसीज देखी, फिर प्लांट को बढ़िया से एब्जॉर्व किया, तो उन्होंने फिर बहुत सारे ट्रेड्स को जाते हुए देखा, बहुत सारे ट्रेड्स को देखा कि वो गायब हो गए, नहीं दिखाई दिए नेक्स्ट जनरेशन में, कुछ जनरेशन टू जनरेशन दिखाई देते गए, कुछ कैरेक्टर्स दिखाई दिए, कुछ कैरेक्टर्स छुप गए, कुछ जैसे देखो, फिर उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन, सॉरी जब एक जनरेशन बनी, इस पे कलर आप वाइट ले लो, जैसे फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट से सेकंड आई, सेकंड से थर्ड आएगी, थर्ड से फोर्थ आएगी, तो जब इन्होंने देखा कि फर्स्ट से सेकंड में तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दिए, कुछ सेकंड से थर्ड में नहीं दिखाई दिए, कुछ यहाँ दिखाई दिए, और कुछ ये दिखाई दिए कि वो फर्स्ट वाले से ही फोर्थ वाले पे दिखाई दिए, तो इस तरह से उन्होंने चीज़ों को समझने की कोशिश की और फिर अपने लॉ को दिया, ठीक है। तो ये है एक्सपेरिमेंट उनका, तो ये कैसे हुआ, जीन्स की वजह से हो रहा है और ग्रेड्स को जाते हुए उन्होंने देखा। उसके बाद देखो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ट्रेड्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ छुप जा रहे हैं, तो कुछ का नाम उन्होंने रख दिया डोमिनेंट कैरेक्टर्स और कुछ का नाम रख दिया रेसेसिव। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, रुको अंडरलाइन कर देते, क्या रख दिया नाम उन्होंने, रेसेसिव, और अब यहाँ पे अभी हम लोग समझेंगे इन दोनों चीज, ठीक है। इस तरह से फिर उन्होंने देखा कि यार कुछ कैरेक्टर तो दिख रहे, कुछ कैरेक्टर गायब हो जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो मेरा अपना, हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जो आपके पेरेंट्स से ना मिलती हों बट आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हों, इट मीन्स, और वो पापा में ना दिख रही हो आपको, तो इट मीन्स कि कोई कैरेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स से आप तक आया, लेकिन आया कैसे, वो थ्रू पापा ही आया, लेकिन पापा में दिखा नहीं। इस तरह से क्या होता है, चीज़ें चेंज होती हैं। और फिर उन्होंने ये सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर क्या दिया, अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, क्या दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने अपने तीनों लॉ को दिया जिसको हमको आपको इस चैप्टर में पढ़ना ही है। अब देखो आगे, पहला लॉ उन्होंने दिया, ठीक है। पहला लॉ समझने से पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए, ये देखिए ये स्लाइड आपको दिख रही हुई, इसमें चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है। पहले कुछ कलर ले लिया जाए, कुछ अच्छा कलर, रेड के साथ कॉम्बिनेशन येलो, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो पहला क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट्स का मतलब ये होता है, इन चीज़ों को समझ लो तो फिर लॉ तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो डोमिनेंट ट्रेट्स का मतलब ये होता है कि कुछ कैरेक्टर, जैसे देखो एग्जाम्पल हमने अपना दिया, ठीक है, अपना एग्जाम्पल दिया कि मेरी आईज मदर से मिल रही है मेरे को, ठीक है, मम्मी की आई छोटी है, मेरी भी है, तो अब ये कैरेक्टर क्या हो गया, ऐसा तो है नहीं कि पापा की आइज़ का जो है क्वालिटीज़ मेरे अंदर नहीं आया, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं दिखा, दिखा कौन सा, मम्मी का दिखा, मदर का दिखा, और इसका मतलब मम्मी के कैरेक्टर ने पापा के कैरेक्टर को क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया।
और इसीलिए मेरी आइज मदर जैसी हो गई। तो जो कैरेक्टर शो अप होगा वो कहलाएगा डोमिनेंट ट्रेट्स। क्या कहलाएगा? डोमिनेंट ट्रेट्स। और उसके बाद देखो लिखा हुआ है रेसेसिव ना, ठीक है। रेसेसिव, रेसेसिव का मतलब होता है जो कैरेक्टर छुप गए। ऐसा नहीं है कि नहीं आए, पर एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को क्या कर दिया? डोमिनेट कर दिया। तो जो डोमिनेट हुआ, जो डोमिनेट हुआ वो कहलाया रेसेसिव, और जो डोमिनेट किया वो कहलाया डोमिनेंट। समझ पाए? अब देखो उसके बाद लिखा है मोनो हाइब्रिड और फिर डाई हाइब्रिड, दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। मोनो का मतलब आप लोग साइंस में जानते ही हो ना, क्या क्या होता है? एक, ठीक है। और डाई हाइब्रिड का मतलब, डाई का मतलब होता है दो। जब इन्होंने, मेंडल ने दो कैरेक्टर को एक साथ लिया, यानी कि हाइट ले लिया और हाइट के साथ ही क्या कर दिया? पॉड का शेप ले लिया। अब दो कलर ले, दो चीज कैरेक्टर ले लिया ना। जब दो चीज को लिया तो और उससे प्लांट बनाया तो उसको क्या बोला गया? डाई हाइब्रिड। और जब उन्होंने एक कैरेक्टर लिया, केवल मान लो पॉड का शेप ही लिया होता, तो पॉड का शेप जब उन्होंने लिया तो फिर वो कहलाया क्या? मोनो हाइब्रिड। यानी कि एक कैरेक्टर जब लिया उन्होंने, देखो अभी हम लोग ने देखा था ना कितने कैरेक्टर लिए थे उन्होंने। चलो एक बार उस फिगर को आप लोग देख लो फिर से। ये वाली देखो, जब इन्होंने इस अकेले को लिया, ठीक है, इसको लिया, एक को अकेले लिया ना। तो जब अकेले लेते लिया उन्होंने, तो फिर इससे, जैसे सिर्फ इसको लिया, इन दोनों का आपस में क्या कराया? क्रॉस कराया। तो ये क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड। जब इनके साथ इनको भी ऐड कर दो मान लो, तो ये क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड। अब समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये चीज आ गया, तो अब पहला लॉ आपको समझ में आएगा अच्छे से। पहला लॉ समझ में आएगा, ठीक है, बहुत आराम से ध्यान से समझना। पहले लॉ का नाम क्या रखा है इन्होंने? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसका मतलब समझ लो, डिफिनेशन लिखी हुई है उसको समझ लेना। अब सुन लो, डोमिनेंस का मतलब यही हुआ कि एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को क्या किया? छुपा दिया, डोमिनेट कर दिया। तो इसी लॉ को उन्होंने नाम रखा लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे घर में आप देख लो, ठीक है, घर में हम आप हमेशा डोमिनेट होते हैं या कभी कभी डोमिनेट करते हैं? पेरेंट्स कहीं कहीं पे डोमिनेट हो जाते हैं, कहीं कहीं पे डोमिनेट करते हैं। जहाँ पे आपकी भलाई की बात होगी, जहाँ पे आपका फ़ायदे की बात होगी, जहाँ पे आपका फ्यूचर दाव पे लगा होगा, वहाँ पे पेरेंट्स हमेशा आपको डोमिनेट करेंगे। मान लो आप पार्टी में जाना चाहते हो और नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, तो पेरेंट्स आपको क्या करेंगे? पार्टी में अलाउ नहीं करेंगे, आपका चाहे जितना मन हो, आप चाहे जितना जिद कर लो, चाहे जो कर लो, वहाँ पे आपके फ्यूचर की बात है, तो पेरेंट्स कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तब वहाँ पे आपको क्या करेंगे? आराम से कहेंगे कि बैठ के पढ़ो बेटा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो डोमिनेट करेंगे आपको। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि छुट्टियाँ हैं और घूमना चाहते हो, खाना पीना चाहते हो, और उनको पता है कि चलो एक दो दिन में कुछ नहीं हो जाता, घुमा सकते हैं क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? आपने कहा कि हमको यहाँ जाना है, ये खाना है, वो खाना है, पिज़्ज़ा मंगा दीजिए, बर्गर मंगा दीजिए, तो वहाँ पे पेरेंट्स क्या होते हैं? आपकी बात को मान लेते हैं, तो डोमिनेट हो जाते हैं। यानी कि जो बात मनवाया, यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा है, वो ट्रेट कहलाएगा डोमिनेंट ट्रेट, और जिसकी पावर कम है वो कहलाएगा रेसेसिव। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से आपको समझना है, देखो जब उन्होंने प्लांट लिया मोनो हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए, तो यानी कैरेक्टर क्या लिया? एक। जब एक कैरेक्टर लिया उन्होंने, तो देखो कौन सा कैरेक्टर लिया, चलो यहाँ पे देखो, मान लो उन्होंने लिया टॉल, और उसके साथ उन्होंने लिया स्मॉल टी। देखो ये कुछ अलग से नहीं, ये उन्होंने खुद से नाम यूज़ किया था। तो टॉल लिया तो इसलिए कैपिटल टी, तो जो उसका रेसेसिव कैरेक्टर था उसका नाम उन्होंने स्मॉल रखा। उनको पता नहीं था कि वही रेसेसिव होगा, लेकिन उन्होंने ऐसे नाम रखा था। बाद में हम तो जान ही गए कि वो रेसेसिव ही वाले को स्मॉल रखे थे। चलो, फिर जब ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे, तो इन्होंने देखा फर्स्ट जनरेशन में इस तरह से प्लांट्स बने, ठीक है। मतलब सब में देखो टी और टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी आया। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि यार हमने तो छोटा पौधा भी लिया था, छोटा प्लांट भी लिया था, वो गया कहाँ? कैरेक्टर गया कहाँ? तो फर्स्ट जनरेशन में इनको कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने करेक्टर्स और लिए, तो फिर उन्होंने ये वाले का, इन प्लांट्स का देखो
अब जब करवाया तो इनको मिले इस तरह से टी टी, टी और टी, टी और टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। तब इन्होंने बताया कि ये देखो यहाँ पे आप देखो, जनरेशन टू जनरेशन जब गया तो यहाँ पे तो आपको सारे प्लांट्स जो दिखे वो टॉल दिखे, और यहाँ पे हमने देखा कि 3 प्लांट्स हमें ऐसे मिले जो टॉल थे और एक प्लांट ऐसा मिला जो डॉर्फ था। तब उनको ये समझ, इस तरह से और भी देखा होगा उन्होंने, उनको ये समझ में आया कि कैरेक्टर्स कहीं जाते नहीं हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं, पर एक जनरेशन में दिखाई देते हैं, हो सकता है किसी जनरेशन में वो दिखाई ना दे। तो इस तरह से उन्होंने ये समझा कि एक कैरेक्टर, देखो टी वाले ने स्मॉल टी को क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया, तो ये क्या कहलाया, डोमिनेट ट्रेट, और ये क्या कहलाया, रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, इस तरह से उन्होंने हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाया। फिर प्लांट जो बने वो कैसे रेशियो में बने, 3:1। और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन में बने वो कैसे बने, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1:2:1, यानी कि एक प्योर प्लांट बना टॉल और एक प्योर शॉर्ट बना, और 2 कैसे बने, हाइब्रिड प्लांट्स, दोनों मिक्सचर बने। तो देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। एक प्लांट उनको ऐसा मिला प्योर जिसमें 2 टी था, तो फर्स्ट जनरेशन में रेशियो क्या था, 3:1, और सेकेंड जनरेशन में क्या रेशियो था, 1:2:1। 1 क्या बना आपका, प्योर टॉल, प्योर शॉर्ट, और ये कैसे बने, हाइब्रिड प्लांट, दोनों मिक्सचर। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आया, फिगर से आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से, हर एक चीज़ देखो ये लिखी हुई है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आप आगे देखो, ये आपने समझ लिया, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, क्लियर है। अब देखो जीनोटाइप आप समझ लो और फिनोटाइप समझ लो, ये भी आपको टर्म्स जानने जरूरी है इस चैप्टर के लिए। जीनोटाइप का मतलब देखो, जीनोटाइप में जीन वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जीन वर्ड जब आ रहा है इट मीन्स ये किससे बिलोंग करेगा, जीन से। यानी कि जो कैरेक्टर्स, अभी देखो हमने प्लांट्स देखा ना, तो प्लांट्स को जब देखा तो देखो प्लांट ऐसे था ना, ये कॉम्बिनेशन का आया था ना प्लांट, लेकिन वो प्लांट हमें दिख कैसे रहा था, वो प्लांट हमें दिख रहा था टॉल। तो ये जो जीन का कॉम्बिनेशन बना ये तो हमको आपको नहीं दिख रहा ना, मेरे अंदर पापा के जीन और मम्मी के जीन आपको दिख थोड़ी ना रहे, लेकिन जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रहा है। तो जो हमारे अंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे यहाँ पे प्लांट्स में क्या बना, टी और टी, तो जब टी और टी बना तो इट मीन्स ये जीन का कॉम्बिनेशन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। और फिनोटाइप का मतलब वो प्लांट्स दिख कैसे रहा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, तो फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, टॉल, तो ये हो गया उसका फिनोटाइप। क्लियर है, तो ध्यान से सुन लो, समझ लो, बहुत इजी है। फिनो का मतलब फिजिकल, जीनो का मतलब जीन से, तो जीन कॉम्बिनेशन हमको आपको दिखेगा नहीं, फिनोटाइप हमको आपको दिखेगा, यानी जो हमारी अपीयरेंस होती है, फिजिकल अपीयरेंस, वो हमको फिनोटाइप शो करती है। उसके बाद देखो लॉ ऑफ सेग्रेशन, सेग्रेशन का मतलब जानते हैं आप, सेग्रेशन सेपरेशन से बना है, सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। ठीक है, क्या होता है, अलग अलग होना। अब आपको सबको पता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो साथ में चलते हैं ना, लेकिन जब क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएं, सिंगल सिंगल, देखो जैसे 2 है ना, तो ये सिंगल हो जाएं, और सिंगल सिंगल अपना कहीं भी जाके रिकम्बाइंड कर सकता है। ठीक है, मान लो ये वाला सिंगल, रुको कलर चूज कर ले, नेक्स्ट इसके साथ, इसके साथ अब ये यहाँ पे आया तो ये एक बन गया, एक वाइट वाला कॉम्बिनेशन, ये सिंगल सिंगल है वो आपस में कंबाइन कर लेंगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर, ठीक, और ये ब्लू टाइप का, देखो सब अलग अलग हो, अब ये किसी के साथ भी रिकम्बाइंड हो सकते हैं, सेक्रेशन है, अलग अलग हो सकते हैं, इसी को उन्होंने नाम दिया क्या, लॉ ऑफ सेग्रेशन। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक गैमीट, ईच गैमीट रिसीव जस्ट वन जीन कॉपी विच इज सेलेक्टेड रैंडमली, कोई भी रैंडमली यूज हो सकता है, कोई भी सेलेक्टेड हो सकता है, जैसे देखो टी और टी, तो स्मॉल टी कैपिटल टी, कोई भी टी किसी के साथ भी अटैच हो सकता था। ये हो गया हमारा नेक्स्ट, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब देखो क्वालिटीज से ही है,
और इंडिपेंडेंट का मतलब फ्री। क्या लिखा हुआ है देखो, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट स्टेट दैट द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अनदर पेयर। किसी भी पेयर के साथ कोई भी पेयर जाने के लिए इंडिपेंडेंट है, फ्री है। अब देखो इसको कैसे समझोगे, यहाँ से समझ सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे दो दो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, वाई वाई आर आर, ठीक है, इस तरह से क्या है, चलो देखो अब यहाँ पे देखो, एक दो पेयर, यहाँ पे भी दो पेयर, यहाँ सिंगल हुए, फिर यहाँ से देखो बनते चले गए। इस तरह से क्या हो रहा है, ये दो कैरेक्टर्स लेके बन रहे हैं, और ये कैसा कहलाएगा, डाई हाइब्रिड, क्योंकि दो कैरेक्टर्स लिए और वो अलग अलग कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वाई वाई हो गया मान लो, तो वाई वाई, फिर इनके साथ आर आर आपने जोड़ दिया। ठीक है, चलो रुको कलर चेंज कर लें तो आपको दिखेगा। जैसे वाई वाई हो गया, इनके साथ आर आर, ठीक, राउंड राउंड येलो येलो ऐसे कर लिया आपने। फिर अब इसका स्मॉल क्या बनेगा, वाई वाई आर आर। अब ये पेयर इस पेयर के साथ अटैच हो सकता है, ये पेयर इसके साथ भी, कोई भी पेयर किसी के लिए भी जा सकता है। इनका जो रेशियो बनता है फिनोटाइप, वो बनता है 9:3:3:1। देखो यहाँ से आप फिगर से जान सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इतनी बात समझ में आई। ये तीनों लॉ किसके हैं, मेंडल के। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में हम लोग को समझने से पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। तो याद रखो, ठीक है, हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास 46। कितने होते हैं, 46। और पेयर्स में कितने होते हैं, 23। जब पापा मम्मी से हम लोग बनते हैं, यानी मेल और फीमेल से, देखो ठीक है, ये फीमेल, सॉरी ये मेल और ये फीमेल। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हम लोग बनते हैं, तो इनसे 23 क्रोमोसोम्स आते हैं पेयर्स, और इनसे 23, तो हमारे अंदर भी 46 हो जाते हैं। अगर एक साथ सारे आ जाते हैं तो फिर हमारे अंदर फिर जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ बढ़ती रहती। तो हमारे पास कितने हैं, 46। 46 में आप देखोगे ना, तो हमारे पास क्या दिख रहा, नहीं, 46 में हमारे पास 22 पेयर्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं। क्या होते हैं, मेल और फीमेल में सेम होते हैं। उनको कहते हैं हम लोग क्या, ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। 40 से 22 पेयर्स, देखो लिखा हुआ है 22 पेयर्स हमारे अंदर, यानी कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर सेम होते हैं। ठीक है, 22 पेयर्स इनके अंदर भी वही होंगे, 22 पेयर्स इनके अंदर भी, येलो येलो हो गया। ऐसे याद रखो कि दोनों सिमिलर हैं। लेकिन जो लास्ट वन होता है ना, 23वां पेयर जो होता है, वही है हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स, उसका नाम दिया गया, वही रिस्पॉन्सिबल है मेल या फीमेल के बनने का। ये ठीक है, मेल और फीमेल के बनने का रीजन कौन है, सेक्स क्रोमोसोम जो लास्ट वाला होता है। तो वो फीमेल्स में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और मेल में होता है एक्स वाई। याद रखना, मेरे अंदर एक्स वाई है और मेरी वाइफ के अंदर एक्स एक्स है, ऐसे समझ लो। ठीक, अब हमारे जो बच्चे होंगे वो डिसाइड करते हैं किस पे, हमारे, अब देखो इनका वाइफ का एक्स और मेरा एक्स, तो क्या बन गया, डॉटर बन गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, अगर एक्स एक्स मिला तो क्या बनेगी, डॉटर, और मेरे वाई के साथ हुआ तो फिर बॉय बन जाएगा। इस तरह से क्या होता है, हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो उसका रीज़न कौन है, ऑटोसोम्स नहीं है, क्योंकि वो सिमिलर ही है दोनों में। लास्ट 23वां पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, वही डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल। अब देखो एक फिगर से आप समझ लो। ठीक है, फिगर आप समझ रहे हो ह्यूमन बींग्स का, देखो यहाँ पे मेल है। अब चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बना के। ये मेल हो गया, तो मेल में क्या पाया गया, चलो एक्स वाई, और इनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हुए। अब यहाँ से देखो ये वाला एक्स जाएगा और इनके एक्स से मिलेगा, तो एक्स एक्स बना, यानी कि क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। देखो गर्ल बनी है ना।
गर्ल हो गई, ठीक है। और अगर इनका वाई आया और इनके एक्स से मिल गया तो फिर क्या बन गया, बॉय बन गया। इस तरह से क्या होता है, बॉय और गर्ल डिसाइड होता है, ठीक है। ये है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक, एस लगा दो। हम्म, चलो, ठीक है, देखो बीइंग्स हो गया। और इस तरह से हमने जान लिया हेरिडिटी के बारे में और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्स एक्स और एक्स वाई की वजह से, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी 23वां जो पेयर होता है वही डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।